नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लगभग 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित हैं और यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड एग्जाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह प्रश्न रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या प्रश्न हैं जो हम लोग एक यही बेस्ट अर्थशास्त्र के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे थे। उसी में एक क्वेश्चन था कि अल्पकाल में उत्पादन का इष्टतम सक्रिय क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन ए में दिया है जिसमें एपी, एमपी तथा टीपी सभी बढ़ रहे हों, और बी में दिया गया है जिसमें अधिकतम की स्थिति प्राप्त करके टीपी ने गिरना शुरू कर दिया हो, एपी धनात्मक हो पर गिर रही हो तथा एमपी ऋणात्मक हो, और गा में दिया गया है जिसमें टीपी बढ़ती दर से बढ़ रहा हो, एपी तथा एमपी गिरती हुई धनात्मक हो, और घा में दिया गया है का तथा गा में से किसी में, मतलब कोई भी सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से कि अल्पकाल में उत्पादन का जो इष्टतम सक्रिय क्षेत्र होता है, अगर आरेख बनाया जाए तो जैसे यह आरेख, यह जो है यह नहीं, यह टीपी है जहाँ यहाँ स्पर्श करेगा, और यह जो है एमपी है, और यह रेखा जो है एपी है। तो यह जो हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अवस्था। तो उत्पादन का जो इष्टतम क्षेत्र पूछा गया है, इष्टतम क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उत्पादन का इष्टतम क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर उत्पादन हो रहा हो ढंग से, मतलब टीपी बढ़ रही हो, टीपी टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, और एपी तथा एमपी घट रहा हो, मतलब इष्टतम क्षेत्र यह द्वितीय अवस्था उत्पादन का इष्टतम क्षेत्र हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि टीपी घटती दर से बढ़ रहा है, या टीपी जो है घटती दर से बढ़ रहा है, और फिर इसके बाद इसी अवस्था में एपी घट रहा है और एमपी भी घट रहा है, मतलब एपी एमपी घट रहा है किंतु धनात्मक है, तथा टीपी जो है घटती दर से बढ़ रहा है। इस अवस्था को उत्पादन का इष्टतम क्षेत्र कहा जाता है। बाकी एक विवेकशील उत्पादक जो है उत्पादन की द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना अच्छा या बेहतर मानेगा। तो इस प्रकार से सही जो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का गा है। अगला 121 नंबर प्रश्न, अल्पकाल में एपी कब अधिकतम होती है। तो अल्पकाल में एपी टीपी के नत परिवर्तन बिंदु पर अधिकतम होती है, टीपी के अधिकतम बिंदु पर अधिक होती है, टीपी के गिरते हुए भाग पर अधिकतम होती है, और मूल बिंदु से टीपी पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर अधिकतम होती है। तो अगर एपी के अधिकतम की बात की जाए तो एपी जो है अधिकतम कहाँ होगी, अभी आरेख बनाए थे फिर से आरेख बना रहे हैं। तो एपी के अधिकतम की बात अगर की जाए तो देखते हैं एपी कहाँ पर अधिकतम होगी। तो यह जो है टीपी है, टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर स्पर्श करता है इसको, और अब इसी हिसाब से हम क्या बनाएंगे, यह एमपी हो जाएगा और यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एपी निकालेंगे। तो एपी देखते हैं कहाँ पर अधिकतम हो रही है। हम बता चुके हैं फर्स्ट अवस्था है उत्पादन की, यह सेकेंड अवस्था उत्पादन की, और थर्ड अवस्था उत्पादन की। अब देखना है एपी अधिकतम कहाँ पर हो रही है। तो यह जो बिंदु है इस बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु कहा जाता है। तो अगर एपी के अधिकतम की बात की जाए तो एपी अधिकतम वहाँ पर हो रहा है जहाँ पर क्या हो रहा है, यह जो है एपी एमपी एक दूसरे को काट रहे हैं, और टीपी स्पर्श रेखा टीपी द्वारा टीपी पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर जो होता है वह अधिकतम होता है। मूल बिंदु से जो खींची गई टीपी रेखा, जो स्पर्श रेखा जहाँ पर टीपी स्पर्श कर रही है वहाँ पर जो होता है
एपी अधिकतम हो रहा है। और अगर एमपी के अधिकतम की बात की जाए तो टीपी के नति परिवर्तन बिंदु पर एमपी जो होता है वह अधिकतम होता है। और अगर टीपी के अधिकतम की बात की जाए तो जब एमपी 0 होता है तो टीपी अधिकतम होता है। ध्यान रखना है, तीनों के अधिकतम बिंदु, मतलब तीनों का मतलब टीपी टोटल प्रोडक्शन, एपी एवरेज प्रोडक्शन और एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन, सबके अधिकतम बिंदु निर्धारित किए जा सकते हैं और सबके अधिकतम बिंदु अलग अलग स्थितियों पर होते हैं। जैसे अगर टीपी के अधिकतम बिंदु की बात की जाए तो टीपी का अधिकतम बिंदु यह है और टीपी का अधिकतम बिंदु वहाँ होता है जहाँ पर एमपी 0 होता है, उस समय टीपी अधिकतम होती है। इसी प्रकार से अगर एपी के अधिकतम बिंदु की बात की जाए तो एपी का अधिकतम बिंदु यह है, एपी का अधिकतम बिंदु यह है यहाँ पर, तो एपी यहाँ सर्वोच्च होती है फिर गिरना प्रारंभ करती है। तो एपी का अधिकतम बिंदु वहाँ पर होता है जहाँ पर मूल बिंदु से टीपी पर खींची गई रेखा के स्पर्श बिंदु होता है, वहाँ पर यहाँ पर जो है एपी अधिकतम हो रहा है। इसी प्रकार से अगर एमपी के अधिकतम की बात की जाए तो एमपी का अधिकतम बिंदु वहाँ पर होता है जहाँ पर टीपी का नति परिवर्तन बिंदु होता है। टीपी के नति परिवर्तन बिंदु पर एमपी अधिकतम होती है, फिर उसके बाद एमपी क्या होती है, घटना प्रारंभ करती है। और उत्पादन की जो द्वितीय अवस्था है उसमें टीपी घटती दर से बढ़ती है, बाकी एपी और एमपी घटना प्रारंभ करती है। उत्पादन की प्रथम अवस्था में टीपी भी बढ़ रही है, टीपी बढ़ती दर से बढ़ रही है, एपी बढ़ती दर से बढ़ रही है और एमपी बढ़ती है, सर्वोच्च होती है, फिर घटना प्रारंभ करती है। और उत्पादन की तृतीय अवस्था, जिसे उत्पादन का ह्रासमान अवस्था कहा जाता है, इस अवस्था में टीपी भी घटना प्रारंभ करती है, एपी भी घटना प्रारंभ करती है और एमपी जो होती है वह ऋणात्मक हो जाती है। तो एक विवेकशील उत्पादक जो है या विवेकशील उत्पादक सेकेंड अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा। तो इस प्रकार से एपी का अधिकतम बिंदु जो हो जाएगा वह मूल बिंदु से टीपी पर खींची गई स्पर्श रेखा के बिंदु पर हो जाएगा। अगला 122 नंबर प्रश्न है, क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, इसमें अगर देखा जाए, जब दोनों साधन एक अनुपात में परिवर्तित हों तो फलन दीर्घकालीन होगा, जब दोनों साधन परिवर्तित हों पर एक ही अनुपात में ना परिवर्तित हों तो फलन दीर्घकालीन होगा, और जब दोनों साधनों में से एक स्थिर हो तो फलन अल्पकालीन होगा। और घ में दिया गया है मूल बिंदु से खींची गई सभी रेखाओं पर एक ही अनुपात प्रदर्शित होगा। तो सब सही है या घ आंसर सही नहीं है। अगला 123 नंबर प्रश्न है, अल्पकाल में कुल उत्पादन वक्र के किसी बिंदु पर उसका ढाल प्रदर्शित होगा। तो अल्पकाल के कुल उत्पादन वक्र पर किसी बिंदु पर उसका ढाल जो है कैसा प्रदर्शित होगा, देखते हैं। स्थिर साधन की सीमांत उत्पाद या परिवर्तनीय साधन का सीमांत उत्पाद, परिवर्तन साधन का औसत उत्पाद या स्थिर साधन का औसत उत्पाद। तो अल्पकाल में कुल उत्पाद वक्र के किसी बिंदु पर उसका ढाल जो है वह परिवर्तनीय साधन का सीमांत उत्पाद प्रदर्शित करेगा। तो सही आंसर खा है। अगला 123 नंबर प्रश्न है, यदि लंब अक्ष पर पूंजी तथा आधार अक्ष पर श्रम प्रदर्शित करती हुई समुत्पाद वक्र खींची गई हो तो ऊपरी ऋज रेखा प्रदर्शित करेगी। तो ऊपरी ऋज रेखा जो है उस बिंदु को उन बिंदुओं को जिन पर पूंजी का सीमांत उत्पाद शून्य हो उसे प्रदर्शित करेगी। अगला प्रश्न है 125 नंबर प्रश्न है, निचली ऋज रेखा पर समुत्पाद वक्रों के उन बिंदुओं की बिंदुपथ है जिन पर निचली ऋज रेखा समुत्पाद वक्रों के उन बिंदुओं की बिंदुपथ है जिन पर MRTS LK क्या होता है, शून्य होती है, धनात्मक है या ऋणात्मक है या अपरिमित है। तो जहाँ पर क्या होती है, शून्य होती है, वहाँ पर निचली ऋज रेखा समुत्पाद वक्रों के उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जहाँ पर MRTS LK 0 होती है। अगला प्रश्न है 126 नंबर प्रश्न है, एक चित्रकार जो चित्र बनाकर बेचता है किसी कलाकृति को बनाने में 1 वर्ष लेता है, 11 माह की अवधि क्या होगी। तो 11 माह की अवधि किसे कहेंगे, अल्पकाल, दीर्घकाल, अति अल्पकाल, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो 11 माह की अवधि अति अल्पकाल कहलाएगी। का आंसर सही है। अगला 127 नंबर प्रश्न है, परिवर्तनीय अनुपात का नियम तब क्रियाशील होता है जबकि सभी साधन परिवर्तनीय हों, सभी साधन स्थिर हों, एक साधन स्थिर और अन्य परिवर्तनीय हों,
उपयुक्त सभी। तो जब एक साधन स्थिर और अन्य साधन परिवर्तनीय होता है तो इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो होता है वह अल्पकाल में देखने को मिलता है और दीर्घकाल में जो है पैमाने का प्रतिफल देखने को मिलता है। अगला 128 नंबर प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्रमागत उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है सभी क्षेत्रों में, कृषि में, सेवाओं में, उद्योग में। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्रमागत उत्पादन ह्रास नियम जो होता है उत्पादन के सभी क्षेत्रों, कृषि, सेवा और उद्योग सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अगला 132 नंबर प्रश्न है, अल्पकालीन उत्पादन फलन के संदर्भ में जब श्रम का औसत उत्पाद धनात्मक है तो श्रम का सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो श्रम का सीमांत अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत जब श्रम का औसत उत्पाद धनात्मक है तो श्रम का सीमांत उत्पाद क्या होगा? शून्य होगा, घटता हुआ होगा। इसके आधार पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्या है? श्रम का औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्शन क्या है? धनात्मक है। तो एवरेज प्रोडक्शन हमेशा धनात्मक रहता है। तो सीमांत उत्पाद, तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा? तो एवरेज उत्पाद हमेशा धनात्मक रहता है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन तो उस समय बढ़ेगा, फिर शीर्ष पर होगा, फिर घटेगा, फिर धनात्मक हो जाएगा। तो शून्य, घटता हुआ, ऋणात्मक, तो धनात्मक नहीं, हाँ ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसके आधार पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, घ आंसर सही है। अगला है 130 नंबर प्रश्न, यदि औसत उत्पाद वक्र ऊपर उठ रहा हो तो सीमांत उत्पाद वक्र क्या अवश्य रूप से गिरता हुआ होगा, बढ़ता हुआ होगा, बाईं ओर ऊपर होगा, दाईं ओर ऊपर होगा? औसत उत्पाद वक्र ऊपर उठ रहा हो, एवरेज प्रोडक्शन, औसत उत्पाद वक्र ऊपर उठ रहा हो तो औसत उत्पाद वक्र अगर बनाया जाए तो यह आरेख एपी का है, एपी अगर बनाया गया है और फिर तो सीमांत उत्पाद वक्र आवश्यक रूप से होगा। तो सीमांत उत्पाद वक्र कैसा होगा? तो सीमांत उत्पाद वक्र औसत उत्पाद को क्या करता है? ऊपर से काटता है, तो यह मार्जिनल प्रोडक्शन हो जाएगा। तो जब यह क्या हो रहा है? औसत उत्पाद वक्र उठ रहा है, ठीक है, उठ रहा है, तो सीमांत उत्पाद वक्र बाईं ओर ऊपर होगा, हाँ ठीक है, बाईं ओर ऊपर होगा। इसके मतलब एपी के बाईं ओर ऊपर होगा, ग आंसर सही है। अगला प्रश्न है 130, यदि औसत उत्पाद गिर रहा हो तो सीमांत उत्पाद वक्र भी गिर रहा हो तो सीमांत उत्पाद वक्र अपेक्षाकृत तेजी से गिर रहा होगा। भी हम आरेख बनाए, जैसे यह आरेख जो है एवरेज प्रोडक्शन का है, औसत उत्पाद का है, और औसत उत्पाद को उसके शीर्ष पर मार्जिनल प्रोडक्शन काटता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि औसत उत्पाद गिर रहा है, औसत उत्पाद क्या हो रहा है? गिर रहा है, ठीक है, औसत उत्पाद गिर रहा है, जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं उसके बाद औसत उत्पाद गिर रहा है, तथा सीमांत उत्पाद भी गिर रहा है, तो सीमांत उत्पाद भी गिर रहा है, तो ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में सीमांत उत्पाद वक्र औसत उत्पाद की अपेक्षा तेजी से गिरेगा। तो का आंसर सही 131 का। अगला 132 नंबर प्रश्न है, अल्पकाल का संबंध निम्नलिखित में से किस अवधि से है? एक माह से, एक दिन से, एक वर्ष से, कोई निर्धारित अवधि नहीं है। तो अल्पकाल की कोई निर्धारित अवधि नहीं है, घ आंसर सही है। 133, ऊपरी तथा निचली ऋज रेखाओं के बाहर समोत्पाद वक्रों के बिंदु प्रदर्शित होंगे। कैसे प्रदर्शित होंगे? दोनों साधनों के ऋणात्मक सीमांत उत्पाद को क्या प्रदर्शित करेंगे? दोनों साधनों के धनात्मक सीमांत उत्पाद को किसी न किसी साधन के ऋणात्मक सीमांत उत्पाद को। तो ऊपरी तथा निचली ऋज रेखाओं के बाहर समोत्पाद वक्रों के बिंदु जो है वह किसी न किसी धनात्मक साधन के सीमांत उत्पाद को प्रदर्शित करेंगे, का आंसर सही है। अगला प्रश्न है 134, अल्पकालीन लागत वक्र निम्न में से किससे प्रभावित होती हैं? पैमाने के प्रतिफल से, परिवर्तनीय अनुपात नियम से, वाह तथा आंतरिक मितव्यताओं तथा अमितव्यताओं से, उत्पादन की प्रविधि से। तो अल्पकालीन लागत वक्र जो है परिवर्तनीय अनुपात नियम से प्रभावित होंगे। अल्पकालीन लागत वक्र जो है परिवर्तनीय अनुपातों के नियम से प्रभावित होंगे, और अगर अल्पकाल की जगह दीर्घकाल होता है तो दीर्घकालीन लागत वक्र जो होंगे वह पैमाने के प्रतिफल से प्रभावित होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से सभी लागत यू आकार की होती हैं केवल एक को छोड़कर। तो औसत स्थिर लागत, तो और इसमें दिया गया औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत लागत, सीमांत लागत। तो औसत स्थिर लागत जो होती है वह आयताकार अतिपरवलय होती है, यह AFC है, जो ना तो एक्स अक्ष को स्पर्श करती है और ना वाई अक्ष को स्पर्श करती है, और बताती है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है AFC क्या होती है? घटती चली जाती है। जैसे यह AFC है वाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर उत्पादन है, तो उत्पादन बढ़ने के साथ AFC घटती चली जाती है। हाँ, उत्पादन बढ़ने के साथ औसत स्थिर लागत जो है घटती चली जाती है। तो का आंसर सही है।
यह जो है आयताकार अतिपरवलय होता है, AFC। अगला है अल्पकाल में सीमांत लागत व्यक्त होगी। तो अल्पकाल में सीमांत लागत कैसी व्यक्त होगी? कुल परिवर्तनीय लागत वक्र TVC के ढाल से का में दिया गया है। खा में TVC के ढाल के ऊपर कुल लागत TC के ढाल से नहीं, गा में दिया गया है TC के ढाल से पर TVC के ढाल से नहीं, और घा में दिया गया है TVC था TVC या TC किसी के ढाल से, तो घा आंसर सही हो जाएगा 136 नंबर प्रश्न में। अगला 137 नंबर प्रश्न क्या है? 137 नंबर औसत लागत में सम्मिलित है लागत के अतिरिक्त सामान्य लाभ, लागत के अतिरिक्त असामान्य लाभ। गा में दिया गया है लागत में से सामान्य लाभ कम करके, और घा में दिया गया है केवल सामान्य लागत सामान्य लाभ नहीं। तो औसत लागत में जो है लागत के अतिरिक्त सामान्य लाभ को सम्मिलित किया जाता है। का आंसर सही है 138। उत्पाद रेखाएं मूल बिंदु से सीधी रेखा के रूप में होंगी यदि क्या होगा? सभी साधन एक ही अनुपात में परिवर्तित हों, तो का आंसर सही है। अगला है 139 नंबर प्रश्न है, यदि सभी साधन एक ही अनुपात में परिवर्तित नहीं हो तो उत्पाद रेखा, तो सभी साधन एक ही अनुपात में परिवर्तित नहीं हो तो उत्पाद रेखा आधार अक्ष के समांतर होंगी, लंब अक्ष के समांतर होंगी, मूल बिंदु से खींची गई सीधी रेखा होंगी, मूल बिंदु से खींची गई टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी, तो घा आंसर सही है। अगला 140 नंबर प्रश्न है, यदि सभी साधन एक ही अनुपात में परिवर्तित हों तो उत्पादन फलन। अब सभी साधन जब एक ही अनुपात में परिवर्तित होंगे तो उत्पादन फलन क्या हो जाएगा? अल्पकालीन उत्पादन फलन कहलाएगा। तो अल्पकाल का आंसर दिया गया है, गा सही है 140। नहीं, सहजातीय उत्पादन फलन होगा, गा नहीं होगा। अल्पकाल में क्या होता है? कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन जब सभी साधन एक ही अनुपात में परिवर्तित हो तो उत्पादन फलन जो हो जाएगा सहजातीय उत्पादन फलन हो जाएगा। का आंसर सही है। अगला प्रश्न है, यदि समोत्पाद वक्र मानचित्र पर प्रदर्शित उत्पाद रेखाएं विभिन्न समोत्पाद वक्रों के बीच बराबर दूरी प्रदर्शित करें पर समोत्पाद वक्रों द्वारा प्रदर्शित मात्रा में वृद्धि क्रमशः बढ़ती हुई हो तो पैमाने का समता नियम होगा, पैमाने का ह्रासमान नियम होगा, परिवर्तनीय ह्रासमान नियम होगा, या पैमाने का वृद्धि नियम होगा? क्या है? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि समोत्पाद वक्र मानचित्र पर प्रदर्शित उत्पाद रेखा विभिन्न समोत्पाद वक्रों के बीच बराबर दूरी प्रदर्शित करें पर समोत्पाद वक्र प्रदर्शित मात्रा में वृद्धि क्रमशः बढ़ती हुई हो तो क्या होगा? पैमाने का वृद्धिमान नियम होगा। आंसर सही है। अगला प्रश्न है 142 नंबर प्रश्न है, दीर्घकाल में समोत्पाद वक्र मानचित्र पर खींची गई उत्पाद रेखा बराबर दूरी प्रदर्शित करे तो क्या होगा? आवश्यक रूप से लागत समता की स्थिति होगी, आवश्यक रूप से लागत ह्रास की स्थिति होगी, आवश्यक रूप से लागत वृद्धि की स्थिति होगी। इस पर निर्भर करेगा कि विभिन्न समोत्पाद वक्रों की मात्रा क्या है। तो दीर्घकाल में समोत्पाद वक्र मानचित्र पर खींची गई उत्पाद रेखा बराबर दूरी प्रदर्शित करे तो इस पर निर्भर करेगा कि समोत्पाद वक्रों की मात्रा क्या है। घा आंसर सही है 142 का। 143 नंबर प्रश्न है, यदि मूल बिंदु पर खींची गई उत्पाद रेखा बराबर दूरी प्रदर्शित कर रही हो तो पैमाने की समता की स्थिति तभी प्रदर्शित होगी जबकि यदि मूल बिंदु से खींची गई उत्पाद रेखा बराबर दूरी प्रदर्शित कर रही हो तो पैमाने की समता की स्थिति तभी होगी जबकि सभी समोत्पाद वक्र घटती हुई मात्रा प्रदर्शित करें, सभी समोत्पाद वक्र बढ़ती हुई मात्रा प्रदर्शित करें, सभी उत्पादों के बीच की मात्रा स्थिर हो। तो गा आंसर सही है, सभी समोत्पादों के बीच की मात्रा स्थिर हो। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने लगभग कितने 20 प्रश्न जरूर हो जाएंगे, 20 प्रश्नों को सॉल्व किया और यह प्रश्न जो है रिवीजन के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है तथा आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।